जय माँ सरस्वती, राधे राधे। मैं इस रिकॉर्डिंग में जूलॉजी लेक लेक्चर नंबर 6 को देखूँगा, ठीक है? यहाँ इसके पीछे वाले लेक्चर में हम 5 तक देखे थे, ठीक है? और चैप्टर नेम है जूलॉजी के, कौन सा चैप्टर है? तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर है। तो हमने इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में 2 टॉपिक को हम देख लिए थे। इसमें एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में हम किसको देखे थे? एक देखे थे हम फिब्रोब्लास्ट और मास्ट सेल के बारे में देखे थे ना। तो फिब्रोब्लास्ट कौन हो गया आपका? फिब्रोब्लास्ट, इसको हम देखे थे कि ये होता क्या है फिब्रोब्लास्ट, और एक मास्ट सेल जो है ये होता क्या है, ये दोनों को हमने देखा था। तो 1 नंबर में ये देखे थे, 2 नंबर में ये देखे थे। अब 3 नंबर में किसको देखेंगे? तो माइक्रोफेज होता क्या है। तो माइक्रोफेज के बारे में आइए हम देखते हैं कि तीसरा माइक्रोफेज होता क्या है। तो लेक्चर नंबर 6 में एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में सेल ऑफ एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में माइक्रोफेज के बारे में लिखा गया है कि माइक्रोफेज होता है हिस्टोसाइट। माइक्रोफेज को हम हिस्टियोसाइट भी कहते हैं। तो माइक्रोफेज को हम हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो माइक्रोफेज को हम हिस्टियोसाइट भी बोलते हैं। तो माइक्रोफेज जो है उसको हम हिस्टोसाइट भी बोलते हैं, ठीक है? और जो माइक्रोफेज जो है वो क्या करता है? तो पिरिफॉर्म्स फेगोसाइटोसिस, यानी कि इसका जो पिरिफॉर्म होता है तो वो फेगोसाइटोसिस होता है। तो माइक्रोफेज का काम क्या है? फिगोसाइटोसिस परफॉर्म करना माइक्रोफेज का काम है। इसका मतलब फिगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? तो फिगोसाइटोसिस का मतलब इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। पहले लाइन को पूरा पढ़ लेते हैं कि पिरिफॉर्म्स फिगोसाइटोसिस, पिरिफॉर्म करेगा फिगोसाइटोसिस कौन? माइक्रोफेजेज ऑफ बैक्टीरिया को थस डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया को। तो कैसे करेगा? तो देखिए इस डायग्राम को माध्यम से हम माइक्रोफेज के बारे में जानेंगे अच्छे से कि इसका प्रीफॉर्म कैसे हो रहा है, यानी कि फेगोसाइटोसिस कैसे हो रहा है, ठीक है? इस डायग्राम के माध्यम से हम जानते हैं। तो इस फेगोसाइटोसिस को समझने के लिए इस डायग्राम से समझेंगे कि मान लो इस बैक्टीरिया की जगह, इस बैक्टीरिया के पास में क्या क्या आ गया है? इस तो मानना है ऐसे कि मान लो कि ये जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है, मान लो ये कनेक्टिव टिश्यू में आपका बैक्टीरिया आ गया, यहाँ पे क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया। तो ये कनेक्टिव टिश्यू बैक्टीरिया को क्या करेगा? देखो क्या करता है। तो ये जो आपका माइक्रोफेज है, आपका ये क्या है? माइक्रोफेज। तो माइक्रोफेज क्या करेगा? अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोड़ लेगा। देखो ऐसे करके ऐसे मोड़ लिया है। तो ये माइक्रोफेज क्या किया? अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मोड़ लिया, यानी कि इनगल्फिंग कर लिया, इनगल्फिंग द बैक्टीरिया, यानी कि इनगल्फिंग करके बैक्टीरिया को अपने अंदर ले लिया। ऐसे मोड़ा तो बैक्टीरिया कहाँ चला गया? उसके अंदर में चला गया। अब यहाँ से निकल नहीं पाएगा, ठीक है? तो पहले बैक्टीरिया इसके पास आया और आगे गया, तो आगे ये क्या किया? मैक्रोफेज क्या किया? तो इनगल्फिंग कर लिया, अपने तरफ मोड़ लिया। आगे क्या होगा? जो ये बैक्टीरिया को घेर लिया है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चारों तरफ से जो घेर लिया है, अब आगे क्या होगा? यहाँ से जो है कट हो जाएगा, यहाँ से क्या क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये अंदर चल जाएगा, देखो यहाँ पे अंदर आ जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा और कट के अंदर चल जाएगा, ठीक है? और देखो तो यहाँ पे क्या हुआ? इसके अंदर चला आया, ठीक है? इसके अंदर चला आया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अब बैक्टीरिया है अब अंदर की तरफ चला गया है, सेल के अंदर की तरफ ये बैक्टीरिया चला गया है। अब क्या होगा? अब यही होगा। तो अब ये बैक्टीरिया जब अंदर चला गया तो अब क्या होगा? अब क्या होगा कि जो ये माइक्रोफेज है, माइक्रो जो फेज है, क्या करेगा? एंजाइम से इस बैक्टीरिया पर हमला कर देगा। कौन सा एंजाइम? तो लाइटिक लाइटिक एंजाइम से इस बैक्टीरिया पर हमला कर देगा। और जब हमला एक करेगा तो क्या होगा? और ऐसे लाइटिक एंजाइम्स होते हैं,
जो इस बैक्टीरिया पे पड़ते ही क्या होता है, ये डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, यानी कि बिखर जाते हैं, कण की तरह चारों तरफ बिखर जाते हैं। बैक्टीरिया के अंदर इस सेल के अंदर चारों तरफ बिखर जाते हैं इस लाइटिक एंजाइम पड़ने की वजह से। तब बैक्टीरिया बैक्टीरिया हैज बीन डिस्ट्रॉयड हो जा गया, चारों तरफ डिस्ट्रॉयड हो गया, चारों तरफ बिखर गया। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस बैक्टीरिया यहाँ बिस्किटिस में यहाँ से लेकर यहाँ बिखरने तक के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यही कहते हैं फेगासाइटोसिस कहते हैं, इसको बोलते हैं फेगासाइटोसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फेगासाइटोसिस बोलते हैं। फेगोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस इस प्रोसेस को बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस। तो आपका ये जो लाइटिक एंजाइम्स है इसके बारे में लिख दिया जाए कि लाइटिक एंजाइम्स होता क्या है, कि लाइटिक एंजाइम्स जो होता है विल डिस्ट्रॉयड बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉयड कर देता है, यानी कि इसको तोड़ के इसको खत्म कर देता है। इसको क्या करता है, इसको तोड़ देता है, चाप छोटे छोटे कण में इसको तोड़ देता है, डिस्ट्रॉयड कर देता है, बिखेर देता है, ठीक है। लाइटिक एंजाइम सही होता है। तो यही माइक्रोफेज के बारे में लिखेंगे, जिसका दूसरा नाम नाम है हिस्टोस हिस्टी हिस्टोसाइट, यानी कि माइक्रोफेज का दूसरा नाम हिस्टोसाइट है। और माइक्रोफेज के बारे में यही जाने हैं कि जो इसका प्रीफॉर्म्स क्या है, तो फेगोसाइट्स, फेगोसाइट का मतलब इस प्रोसेस को हम फेगोसाइट्स बोलेंगे, ठीक है। फेगोसाइट फेगोसाइटोसिस बोलेंगे, फेगोसाइटोसिस इस प्रोसेस को हम फेगोसाइटोसिस बोलेंगे। तो फेगोसाइटोसिस के बारे में अच्छे से बता दिया। अब बैक्टीरिया को कैसे क्या करता है, अब बैक्टीरिया को थस थस डिस्ट्रॉइंग द बैक्टीरिया, यानी कि थस कर देता है, इसको डिस्ट्रॉइंग कर देता है, बिखेर देता है बैक्टीरिया को। तो माइक्रोफेज को फेज का यही काम होता है। माइक्रोफेज के बारे में हम अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो इस इस लाइटिक एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, लाइटिक एंजाइम्स का मतलब ये है लाइसिस करना। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन करना, यानी कि तोड़ देना। कैसे इसको तोड़ दिया है, इस बैक्टीरिया को कैसे लाइसिस कर दिया, लाइटिक एंजाइम कर दिया है। तो वही लाइटिक एंजाइम्स का मतलब हो गया लाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन करना, यानी कि तोड़ देना, ठीक है। अब हम किसके बारे में देख लिए, माइक्रोफेजेस के बारे में देख लिए। अब हम किसके बारे में देखेंगे, माइक्रोफेजेस के बारे में देखने के बाद अब हम प्लाज्मा सेल के बारे में देखेंगे। फिब्रोब्लास्ट के बारे में देख लिए, उसके मास्ट सेल के बारे में देख लिए, माइक्रोफेजेस के बारे में देख लिए, चौथा में प्लाज्मा सेल के बारे में देखेंगे कि प्लाज्मा सेल होता क्या है। तो आइए हम देखते हैं। तो आपका जो ये प्लाज्मा सेल है ये क्या होता है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होता है। प्लाज्मा सेल क्या होता है, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट सेल होता है, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होता है, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट का मतलब क्या होता है, तो जो इसको इसको बी लिम्फोसाइट को समझने के लिए यहाँ पे देखो इम्यून सिस्टम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो बी लिम्फोसाइट को समझने के लिए, लिम्फोसाइट को समझने के लिए हमें अपना इम्यून सिस्टम के बारे में जानना होगा कि हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है उसका काम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम का यही ना काम होता है कि प्रोटेक्ट यू फ्रॉम पैथोजेंस। तो इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो पैथोजन से बचाता है। इम्यून इम्यून सिस्टम जो होता है वो प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम पैथोजन, यानी कि पैथोजन से बचाता है इम्यून सिस्टम, ठीक है। पहले का बात ये जानिए कि इम्यून सिस्टम जो होता है वो पैथोजन से बचाता है, यानी कि प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम पैथोजन्स। और पैथोजेंस का मतलब क्या होता है, पैथोजेंस होता क्या है, तो पैथोजेंस वो बैक्टीरिया होता है, पैथोजेंस वो बैक्टीरिया होता है जैसे में वायरस हो गया कोई, और कोई वायरस हो गया, कोई फंगस हो गया, हमारे बॉडी में आकर, बॉडी हमारे शरीर में आकर और हमको बीमार कर देता है, उसी को हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस क्या हो जाएगा कि पैथोजेंस आर द बैक्टीरिया, ये एक बैक्टीरिया तरह तरह का है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया वायरस है, ये फंगस है, दैट कॉज डिजीज इन ए ह्यूमन, यानी कि हमारे शरीर में ये वायरस बैक्टीरिया फंगस हमारे शरीर में इंटर करके आकर हमको बीमार कर देता है, उसी को हम पैथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये पैथोजेंस किसको बोलते हैं, तो ये हमें हानिकारक जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, उसको उससे बचाता है, उस चीज़ों से हमें बचाता है, उसी को हम पैथोजेंस बोलते हैं।
और ये जो आपका बैक्टीरिया, वायरस हो गया, फंगस हो गया, ये किसके सहारे आ जाएँगे? ये किसी हवा के सहारे आ जाएँगे, ये किसी मच्छर के सहारे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएँगे, ये किसी खाने के सहारे में हमारे शरीर में प्रवेश करके हमको बीमार कर देंगे और इसको बचाने के काम पैथोजेंस करता है, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमको क्या जानना है? इम्यून सिस्टम जानना है, बेसिक में इम्यून सिस्टम जानना है। इम्यून सिस्टम में होता क्या है? हमें इम्यून सिस्टम बचाता है, हमें पैथोजन है, पैथोजन का नाम है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। इम्यून सिस्टम हमें बीमार होने से बचाता है, जो हमारे शरीर में एंट्री करता है बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, जिसको हम पैथोजेंस बोलते हैं, एक नाम है पैथोजेंस बोलते हैं, उसको बचाने का काम इम्यून सिस्टम ही करता है, ठीक है? तो जो हमारे शरीर में पैथोजेंस आ जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया, वायरस और फंगस आ जाते हैं, इंटर कर जाते हैं, तो इम्यून सिस्टम जो होता है, ये क्या करते हैं, उसको मार डालते हैं, यानी कि उसको खत्म कर देते हैं। जैसे में किसी को अगर सर्दी हो रहा है, बुखार हो रहा है, जुकाम हो रहा है, तो वो क्या करता है, वो जब तक रहता है ठीक है, उसको इम्यून सिस्टम क्या करता है, उसको मार देता है और मारने के बाद वो आदमी ठीक हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम ये सब बैक्टीरिया को मारने का कार्य करता है, ठीक है? और देखो आगे है कि हमारे मतलब इम्यून सिस्टम में हमारे 2 तरह के सेल पाए जाते हैं। इम्यून सिस्टम में हमारे इम्यून सिस्टम में 2 तरह के सेल पाए जाते हैं, जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं। तो इस तरह इम्यून इम्यून सिस्टम में 2 तरह का लिम्फोसाइट होता है। एक बी लिम्फोसाइट होता है, एक टी लिम्फोसाइट होता है। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इम्यून सिस्टम में 2 तरह का लिम्फोसाइट होता है, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। तो ये दोनों के दोनों एक प्रकार का सेल है, यानी कि बी लिम्फोसाइट भी एक प्रकार का सेल है, कोशिका है, और टी लिम्फोसाइट भी एक प्रकार का सेल और कोशिका है, ठीक है? जो क्या करता है, दोनों के दोनों पैथोजेंस को, जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, इसको मारने का कार्य करते हैं। तो जो ये इम्यून सिस्टम होते हैं, इम्यून सिस्टम किससे बने होते हैं? लिम्फोसाइट से बने होते हैं, लिम्फोसाइट से बने होते हैं। लिम्फोसाइट कौन-कौन होते हैं? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट ये जो होते हैं पैथोजन को मारते हैं, ठीक है? तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होते हैं, एक्टिवेटेड बी लिम्फोसाइट होते हैं। तो ये जो बी लिम्फोसाइट एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसे हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। बी लिम्फोसाइट जब एक्टिवेट हो जाते हैं, तो उसको हम प्लाज्मा सेल कहते हैं। और ये जो प्लाज्मा सेल है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, तो ये एंटीबॉडीज सिक्रीट करते हैं, यानी कि दे सिक्रीट क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को सिक्रीट करते हैं प्लाज्मा सेल। और एंटीबॉडीज क्या होती है, तो एंटीबॉडीज जो होता है प्रोटीन होता है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगस, फंगस दैट हैज इंटर्ड योर बॉडीज। तो इस एंटीबॉडीज के बारे में लिखा गया कि एंटीबॉडीज होता क्या है, तो एंटी एंटीबॉडीज आर प्रोटीन, एंटीबॉडीज वो प्रोटीन होते हैं दैट डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया, बैक्टीरिया हो, वायरस हो या फंगस हो, दैट हैज इंटर योर बॉडी, हमारे शरीर में जो वायरस, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो एंट्री किए होते हैं, जो एंट्री करते हैं, उसको मारने, उसको ध्वस्त, उसको नष्ट करने का काम एंटीबॉडीज का काम है। एंटीबॉडीज करता है। एंटीबॉडीज का काम क्या है? बैक्टीरिया को, वायरस को और फंगस को ध्वस्त कर देना, यानी कि खत्म कर देना, एंटीबॉडीज का काम है। तो एंटीबॉडीज ऐसे होता है, देखो ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ये किसका, क्या है, ये एंटीबॉडीज है। क्या है? एंटीबॉडीज। अब हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। ये तो प्लाज्मा सेल के बारे में हो गया, आप सेल के बारे में पढ़ लिए। अब हम देखेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? फिर मान के चलो 5वां है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बारे में हम देखेंगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता क्या है। तो जो ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इसमें एक आ जाते हैं प्रोटीन फाइबर्स और दूसरा आ जाते हैं ग्राउंड सबस्टेंस। तो प्रोटीन फाइबर्स के बारे में हम देखेंगे, तो हम ग्राउंड सबस्टेंस के बारे में देखेंगे। तो प्रोटीन फाइबर्स जो होते हैं, ये 2 होते हैं, कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर। तो कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर किसमें हम देखे थे लोग? तो इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में तुम्हें कोलेजन फाइबर कहाँ लिख रहा है, इलास्टिक, इसको बोलते बोले थे हम इलास्टिक फाइबर, और इसको बोले थे हम
कोलेजन फाइबर। तो कोलेजन फाइबर कहाँ है? वो यहाँ पर यहाँ है, ये कोलेजन फाइबर, ये इलास्टिक फाइबर। और ये मैट्रिक्स में आता था, मैट्रिक्स में आता था। ठीक है, इसमें भरा गया है, यानी कि जो ग्राउंड सबस्टार मैट्रिक है इसमें भरा गया है इलास्टिक फाइबर, कोलेजन फाइबर, ये सब इसमें भरा गया है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके इलास्टिक फाइबर और कोलेजन फाइबर के बारे में हम देख लेते हैं कि क्या होता है, कि कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर होता क्या है। तो ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं, ये कोलेजन फाइबर ऐसे होते हैं, ऐसे हम बनाते हैं कोलेजन फाइबर, स्ट्रेट लाइन की तरह। तो इसके बारे में हम लिखेंगे, कोलेजन फाइबर के बारे में लिखेंगे। पहल का बात कोलेजन फाइबर का लिखेंगे कि कोलेजन जो फाइबर होते हैं व्हाइट कलर का होता है, इनकी व्हाइट कलर का हो गया कोलेजन फाइबर, पहल का बात ये हो गया। और आपका जो ये मेड अप ऑफ कोलेजन फाइव कोलेजन प्रोटीन, और ये जो कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन फाइबर, ये कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। नाम में ही इसका अथी है, कोलेजन, कोलेजन फाइबर तो प्रोटीन, यानी कि कोलेजन फाइबर जो होते हैं कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं। और आपका जो ये कोलेजन फाइबर जो है वो हमेशा आपको बंडल में देखने को मिलेंगे। देखो ऐसे बंडल में करके स्ट्रेट लाइन की तरफ बंडल में मिले हैं, दिखे हैं? तो कोलेजन फाइबर आपको हमेशा बंडल में देखने को मिलेंगे, बंडल में देखने को मिलेंगे। तीसरी का ये बात हो गया। और ये कोलेजन फाइबर जो होते हैं ये ऑन ब्रांच्ड होते हैं, ऑन ब्रांच्ड होते हैं, इसमें कोई भी हमें ब्रांच नहीं दिख रहा है इसमें, ये ऑन ब्रांच्ड होते हैं कोलेजन फाइबर। ठीक है, और जो एक कोलेजन फाइबर होता है, कोलेजन फाइबर्स, ये रिजिड होते हैं, नॉन नॉन इलास्टिक होता है, टॉफ होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होता है। रिजिड होते हैं, नॉन प्लास्टिक होते हैं, नॉन प्लास्टिक, और टॉफ होते हैं और नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। ठीक है, ये कोलेजन फाइबर में इतना गुण है। यानी कि जो कोलेजन फाइबर होता है वो मजबूत का प्रतीक है, यानी कि मजबूत होता है, रिजिड होता है, हार्ड होता है, नॉन प्लास्टिक होता है, यानी कि कहने का मतलब मजबूत होता है, टॉप में होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है, इसको मतलब लमड़ाया नहीं जा सकता है, फ्लेक्सिबल नहीं होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो कोलेजन फाइबर ऐसा होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे, कोलेजन फाइबर तो देख लिया, अब देखेंगे इलास्टिक फाइबर। तो इलास्टिक फाइबर ऐसे बनते हैं, ऐसे करके ऐसे बनते हैं, और इसका कलर जो होता है येलो कलर का होता है, येलो कलर का होता है इलास्टिक फाइबर। ठीक है, आई मेड अप ऑफ इलास्टिक प्रोटीन। आई ये जो बना होता है कोलेजन प्रोटीन, किसे कोलेजन फाइबर कोलेजन प्रोटीन से बना होता है, इलास्टिक फाइबर इलास्टिक प्रोटीन से बना होता है, दोनों प्रोटीन से बना होता है। कोलेजन कोलेजन प्रोटीन, इलास्टिक इलास्टिक प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो इलास्टिन है, इलास्टिक नहीं, इलास्टिन है। तो इमेड अप किससे बना होता है? इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है, और सिंगल होता है। ठीक है, ये सिंगल, ये बंडल में नहीं होता है, ये अकेला रहता है, सिंगल में रहता है, और ब्रांच टाइप में रहता है, ब्रांच जिसमें इसमें देखो इधर ब्रांच है, इधर ब्रांच है, तो इसे ब्रांच जुड़ा हुआ है तो ये ब्रांच होता है। सिंगल रहता है, सिंगल ही है ना, सिंगल, एक सिंगल। और ब्रांच में रहता है, इसमें ब्रांच निकला रहता है, ब्रांच इस तरह ब्रांच। ठीक है, और उसके बाद है इलास्टिक होता है, ये जो होता है इलास्टिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है, स्ट्रेंथ होता है, इज ऑल्सो गुड। तो इलास्टिक, ये जो ब्रांच होता है, तो ब्रांच तो ऐसे हो गया, इसमें ब्रांच होता है। ठीक है, इलास्टिक फाइबर में। और इलास्टिक इलास्टिक होता है, ब्रांच होता है भी होता है, और इलास्टिक का मतलब हो गया इसको खींच कर लमराया जा सकता है एक रबर की तरह, यानी कि ये क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि लमरता है। लेंथ इज ऑल्सो गुड, इसका लेंथ अच्छा खासा होता है, यानी कि लेंथ भी इसका अच्छा होता है, इसका तो इलास्टिक फाइबर का। ठीक है, तो इसके बारे में हम देख लिए। प्रोटीन फाइबर क्या है? प्रोटीन फाइबर में कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर था, ये दोनों को देख लिए क्या होता है। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एक तो प्रोटीन फाइबर था, प्रोटीन फाइबर में कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर था। और इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में एक ग्राउंड सबस्टांस भी था। तो ग्राउंड सबस्टांस किसको बोलते हैं? तो ग्राउंड सबस्टांस किसको बोलते हैं? तो ग्राउंड सबस्टांस वो होता है जो जो डॉट 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 चारों तरफ नहीं बना होता है डॉट डॉट करके, उसको हम ग्राउंड सबस्टांस बोलते हैं। और ये किससे बना होता है? तो ये म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ग्राउंड सबस्टांस जो होता है वो म्यूकोपॉलीसेकेराइड का बना होता है। ठीक है, तो अब इसको हम इसका देख लिए एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में। अब इसका लोकेशन के बारे में देखेंगे कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू मिलता क्या है, इसके कहाँ होता है। तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू लिंक स्किन टू अंडरलाइंग मसल्स, यानी कि
लिंक करता है स्किन स्किन से मसल और स्किन से लिंक अंडरलाइन यानी कि लिंकिंग का काम करता है। उसके एक नंबर में है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी कि इरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो स्किन के नीचे होता है। ठीक है, जैसे में स्किन ए हो गया, स्किन ए तो स्किन हो गया, स्किन पहले का जो स्किन के सबसे फर्स्ट वाला लेयर होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। फर्स्ट वाले लेयर को स्किन के हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और जो स्किन के जो नीचे स्किन होता है उसको हम डर्मिस बोलते हैं। ठीक है, और इस डर्मिस के नीचे होता है क्या, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि 3 नंबर में आपका हो जाएगा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। इस स्किन यानी कि स्किन के नीचे ही एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मसल्स होता है। ठीक है, मसल्स होता है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म सपोर्ट फॉर फ्रेमवर्क फॉर इपिथेलियम, अर्थात आईटी बिलो इपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि इपिथेलियम टिश्यू के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, यानी कि जो जहाँ एपिथेलियम टिश्यू होता है उसके नीचे जस्ट नीचे ही क्या कौन प्रेजेंट होता है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, जिससे क्या होता है ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। ठीक है, ये कनेक्टिव टिश्यू से क्या होता है ब्लड सप्लाई अच्छा होता है। अभी कौन सा कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू अभी कहाँ होता है, तो एपिथेलियम टिश्यू के नीचे होता है। ठीक है, तो इस डायग्राम के माध्यम से देखो कि स्किन हो गया, स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के नीचे मसल्स हो गया। ठीक है। तो यहाँ तक देख लिए हैं कि कहाँ मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये आपका कहाँ मिलता है, स्किन के नीचे मिलता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और उसके नीचे मसल्स होता है। ठीक है, तो जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये स्किन और मसल, ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। तो इसलिए यहाँ पे इस लाइन को लिखा गया है कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है वो लिंक स्किन टू अंडरलाइंग मसल, यानी कि स्किन टू अंडरलाइंग मसल, यानी कि स्किन और मसल अंडरलाइंग मसल, इस दोनों को कनेक्ट करने का कार्य एरियोलर कनेक्टिव करता है, जिसके कारण हमारे मसल क्या होता है टाइटली अटैच होते हैं, मतलब एक दूसरे से सटे होते हैं मसल से और स्किन से। ठीक है, और फर्स्ट लेयर स्किन का कि उसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं, और स्किन के जो सेकंड लेयर होता है वो डर्मिस होता है। ठीक है, तो दूसरा पहले का एग्जांपल ये हो गया कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बीनीथ प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, यानी कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो होता है स्किन के नीचे होता है, बीनीथ में नीचे होता है। ठीक है, जिस तरह की किस तरह की स्किन हो गया, तो स्किन ऊपर होता है और इसके जस्ट नीचे रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है, और इसके नीचे मसल्स होता है, और स्किन और मसल को कनेक्ट करता है रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। तो ये पहले का एग्जांपल ये हो गया। दूसरे का एग्जांपल हो गया कि रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथेलियम, यानी कि जो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होता है वो सपोर्ट करता है, यानी कि फ्रेमवर्क ऑफ एपिथेलियम को, यानी कि जोड़ता है। दैट इज, यानी कि अर्थात बिलो एपिथेलियम टिश्यू इज प्रेजेंट रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि एपिथेलियम टिश्यू के हमेशा नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू, कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू दो तरह का होता है, एरियोलर और एडिपोस। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के बारे में ए टू जेड बातें जान लिए कि एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, कहाँ होता है, सब कुछ इसके लोकेशन लोकेशन सब कुछ जान लिए ए टू जेड। अब हम यही लूज कनेक्टिव टिश्यू में अब दूसरा जानेंगे एडिपोस के बारे में, कि जिस तरह हम एरियोलर के बारे में जाने उसी तरह हम एडिपोस के बारे में जानेंगे कि एडिपोस होता क्या है। तो जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू यानी कि कंटेन एडिपोसाइट, यानी कि एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक ऐसा सेल होता है जिसको हम एडिपोसाइट बोलते हैं। यानी कि एडिपोस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होता है जिसको हम एडिपोसाइट बोलते हैं। एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में एक सेल होता है जिसको हम एडिपोस एडि एडिपोसाइट बोलते हैं, जिसको हम उस सेल को हम एडिपोसाइट बोलते हैं। यानी कि कंटेन एडिपोसाइट, इसकी ये खास बात हो गया। ठीक है, तो एडिपोसाइट जो है, तो एडिपोसाइट क्या करता है, तो एडिपोसाइट जो है स्टोर्स फैट्स, यानी कि फैट स्टोर करने का कार्य करता है एडिपोसाइट। एडिपोसाइट फैट्स स्टोर करने का कार्य करता है
एडिपोसाइट, ठीक है। और आगे है द फैट इज ट्राइग्लिसराइड। द फैट इज ट्राइग्लिसराइड, यानी कि जो ये फैट है वो क्या है, ट्राइग्लिसराइड है। ट्राइग्लिसराइड यानी कि ये जो है ट्राइग्लिसराइड फैट का नाम है, फैट का नाम है ट्राइग्लिसराइड। और फैट की जगह आप लिपिड भी लिख सकते हैं, फैट या लिपिड लिख सकते हैं, ठीक है। फैट की जगह आप लिपिड भी लिख सकते हैं, लेकिन लिपिड से आसान फैट है, ठीक है। तो ए, एडिपोसाइट एक ऐसा फैट है नहीं नहीं, एडिपोसाइट एक ऐसा सेल है जो फैट को क्या करता है, स्टोर करता है। देखो, फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोसाइट में होता है। और और ट्राइग्लिसराइड एक ऐसा फैट है जो बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट फैट है। ट्राई जो ग्लिसराइड है, सबसे बॉडी का इम्पोर्टेंट फैट ट्राइग्लिसराइड ही है। और आगे लिखा गया है कि द एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स दैट ए पर्सन ईट्स इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। दीज फैट्स आर स्टोर्ड इन एडिपोसाइट सेल। यानी कि कहने का मतलब, हमारे बॉडी में फैट कैसे बढ़ जाता है, तो और हम मोटे कैसे हो जाते हैं, तो देखो, इसका यही कारण है कि अगर मेरे बॉडी को जरूरत है कार्बोहाइड्रेट 10 ग्राम का, अगर अगर मेरे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल गया, यानी कि 15 ग्राम मिल गया, 20 ग्राम मिल गया, तो ज़्यादा मिलने के कारण क्या होता है, बॉडी में ज़्यादा फैट हो जाता है। और फैट किस कहाँ स्टोर होता है, जो ज़्यादा, जो ज़रूरत से ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट मिल गया शरीर को, वो कहाँ फैट स्टोर हो जाता है, तो एडिपोसाइट में प्रेजेंट हो जाता है। तो उसी उसी फैट के बारे में लिखा गया है, जो ज़रूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आदमी खा लेता है, तो फैट कैसे हो जाता है, आदमी मोटा कैसे हो जाता है, उसी उसी के बारे में लिखा गया है कि द एक्स्ट्रा जो एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स दैट ए पर्सन ईट्स, यानी कि खाना जो खाता है पर्सन, और जितना कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज़्यादा हो जाता है, एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इज कन्वर्टेड इनटू फैट्स। वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो फैट्स में कमजोर कमजोर होता है, फैट में, यानी कि जिसके कारण आदमी क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो कन्वर्टेड इनटू फैट, फैट में कन्वर्ट हो जाता है वो जो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इसलिए दीज फैट्स आर स्टोरेज इज एडिपोसाइट सेल, यानी कि जो एडिपोसाइट सेल है, यानी कि यहाँ पे एडिपोसाइट है, तो एडिपोसाइट जो सेल है वो इसमें आकर क्या, जो फैट है स्टोर हो जाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट फैट जो शरीर जो अधिक मात्रा में एक्स्ट्रा जो हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, जो फैट बन जाते हैं, वो फैट कहाँ आकर स्टोर हो जाते हैं, तो एडिपोसाइट सेल में आकर वो क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। अब हम मतलब दोनों लाइन को समझ लिए, अब इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो देखो, हम एक एडिपोसाइट डायग्राम बनाएंगे, तो ये जो रेड वाला है, ये एडिपोसाइट है, ठीक है। और इस एडिपोसाइट के अंदर हम बनाएंगे फैट ग्लो फैट को बनाएंगे, फैट ग्लोब्यूल ग्लोब्यूल को बनाएंगे। तो और इस एडिपोसाइट के अंदर हम बनाएंगे, इसके अंदर बनाएंगे ग्लोब्यूल फैट ग्लोब्यूल। और इस फैट ग्लोब्यूल के कारण न्यूक्लियस जो होता है वो साइड हो जाता है, यानी कि साइड में चल जाता है, बीच में नहीं रहता, साइड में चल जाता है, इस न्यूक्लियस, ठीक है। और जो एडिपोस होता है, तो एडिपोस एक ऐसा सेल है जो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। तो एडिपोसाइट के बारे में अच्छा से समझ लिए, अब इस डायग्राम को समझते हैं। तो अब हम एडिपोसाइट को सेल एडिपोसाइट सेल को हम चित्र बना लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं कि एडिपोसाइट सेल का डायग्राम होता कैसे है। नहीं नहीं नहीं, एडिपोस एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, इसका चित्र बनाना है हमें, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम बनाता है, इसका चित्र बनाना है। तो एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का हमें पूरा डायग्राम यहाँ तक बनाएंगे कि एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम होता कैसे है, ठीक है। तो ये ऐसे इसको ऐसे बनाएंगे। तो हम पहले क्या करेंगे
एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के लिए डायग्राम बनाने के लिए पहले हम क्या करेंगे, एक सेल बना देंगे ऐसे। देखो, एक इसमें यहाँ पे सेल बना दिए, एक यहाँ पे सेल बना दिए, एक यहाँ पर रेड वाले सेल बना दिए। और इस सेल के अंदर हमें क्या बनाना है, तो इस सेल के अंदर हमें बनाना है इसको, फैट ग्लोब्यूल को बनाना है। तो इस सेल के अंदर मैंने क्या बनाएंगे, फैट ग्लोब्यूल को बना दिया और इसको न्यूक्लियस को बना दिए। यानी कि सेम डायग्राम इस यहाँ तीनों के तीनों हम बना देंगे, न्यूक्लियस, फैट ग्लोब्यूल और एडी एडिपोसाइट को बना देंगे, सेम टू सेम तीनों को बना देंगे। अब इसके अंदर क्या क्या भरना है, हम उसको देख लेते हैं कि क्या क्या भरना है। और और इस सेल का नाम क्या हो जाएगा, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या है, एक सेल है, ठीक है। तो इस सेल का नाम रख दिया हम एडिपोसाइट। और इस सेल के अंदर कुछ भर दीजिए। तो उसमें कुछ क्या, यही ना भर सकते हैं आप, कोलेजन फाइबर को आप भर दीजिए, कोलेजन फाइबर, ग्राउंड सबस्टेंस को, यानी कि डॉट 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 चारों तरफ उसको भर दीजिए, और इलास्टिक फाइबर को भर दीजिए। तो यही तो आपका हो गया क्या, कौन सा हो गया, तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू का फिगर यही तैयार हो गया, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू यही हो गया कि मैंने सेल को बनाया और इस सेल के अंदर मैंने फैट ग्लोब्यूल को भरा, और उसके अंदर मैं एक साइड में न्यूक्लियस को बनाया, और इस खाली जगह में मैं कोलेजन फाइबर को भर दिया, इलास्टिक फाइबर को भर दिया, और ग्राउंड सबस्टांस को भर दिए, जिसका नाम हो गया एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब हमें बताइए कि जो ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, ये मिलते कहाँ है, इसका लोकेशन कहाँ है, ये होते कहाँ, कहाँ पे होते हैं। तो लोकेशन इसका हो जाएगा बीनीथ द स्किन, ये भी स्किन के नीचे होते हैं, और वो भी जो था वो भी स्किन के नीचे होते हैं। कौन सा है, तो ये तो हम देख लिए, स्किन के बीनीथ द स्किन, यानी कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू स्किन के नीचे होते हैं। और आपका ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जो था, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये भी आपका स्किन के नीचे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि स्किन के नीचे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू भी होता है, यानी कि स्किन के नीचे यहाँ पे, और जैसे में यहाँ पे, हाँ यहाँ पे आप दूसरा, ये तो आपका कौन हो गया, ये आपका क्या हो गया, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आपका ये ब्लैक वाला का हो गया। और आपका कौन सा कनेक्टिव था, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ये बोलो। तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये दोनों के दोनों स्किन के नीचे ही मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हम देख लिए। अब आगे हम अब किसके बारे में देखेंगे, अब लेक्चर नंबर हम 7 में देखेंगे। लेक्चर नंबर अब 7 से देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता क्या है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, राधे राधे।